जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर खरीदा और सबसे पहले आज प्रोग्राम में बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से, जिनमें अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है और अभी भी बावजूद इसके कि तमाम रियासती इदारे हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि तहफ़्फ़ुज़ात इंतखाबात के हवाले से अभी भी बरकरार हैं। आम इंतखाबात के इनेकाद में अब सिर्फ एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी है और आज एक ही दिन के अंदर दो अहम रियासती इदारों की अहम तरीन ब्रीफिंग हुई। पहले सेनेट को ब्रीफिंग दी गई DGISPR जनरल आसिफ गफूर की जानिब से, जिसमें बताया गया कि फ़ौज का बराह रास्त इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं और सिर्फ आइनी हुदूद के अंदर रहते हुए, जो कि इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त की है, तो सिर्फ सिक्योरिटी मकासद के लिए फ़ौज को मुल्क भर में तैनात किया जाएगा जहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत होगी। बावजूद इसके कि DGISPR से सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए दाखिला थी, वहाँ पर अरकान ने बहुत से अहम सवालात भी किए, लेकिन मुतमईन करने की भरपूर कोशिश की। DGISPR जनरल आसिफ गफूर साहब ने अफवाज पाकिस्तान की तरफ से दूसरी अहम तरीन ब्रीफिंग नेक्टा की तरफ से सेनेट को दी गई, जिसमें एक तहलका खेज इंकशाफ किया गया कि तमाम सियासी जमातों की क़यादत को ख़तरात हैं इंतखाबात के हवाले से, और ये ख़तरात कालदम TTP, दाइश और जमातुल अहरार की तरफ से हैं, एक ऐसे वक्त में कि जब इंतखाबात में एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। और बावजूद इसके कि तमाम तर रियासती इदारे तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की तमाम तर कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद सियासतदानों के और मुल्क के दीगर हलकों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म क्यों नहीं हो रहे, इसी हवाले से हम सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसको एड्रेस करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, ख़ास तौर पे फ़ौज के किरदार को लेके, दीगर फ़ौज के ज़ेली इदारे हैं उनके किरदार को लेके, इन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने की बारहा कोशिश की गई है। जनरल आसिफ गफूर साहब बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड भी कह चुके हैं कि ये इलेक्शंस मुल्क के तारीख़ के, सियासी तारीख़ के सबसे फेयरेस्ट इलेक्शंस करवाने की भरपूर कोशिश होगी आइनी हुदूद के अंदर रहते हुए पाक फ़ौज की। और आज उन्होंने फिर सेनेट को जाके तफसीली ब्रीफिंग भी दी, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि सियासतदानों के तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार हैं। ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं उनमें प्री पोल रिगिंग वगैरह की बात मैंने सुनी। बाज़ जगह पे ये कहा गया कि बाज़ लोगों की वफ़ादारियाँ तब्दील करने के लिए कोशिश की गई जी। अब बात यह है कि ये बहुत सारी मेरा अपना अंदाज़ा है कि बहुत सारी पार्टियाँ या जिनको नज़र आ रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस शायद वो पहले जैसी ना हो, तो वो कुछ ना कुछ पोजीशन ले रहे हैं क्योंकि रास्ते मौजूद हैं। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसको हक हासिल है कि वो चीज़ लेके वो इलेक्शन कमीशन को जाके दे दे। बाद में रिजल्ट्स को आप अपने लिए एक ऑप्शन रखते हैं कि बाद में रिजल्ट्स को अगर डिस्प्यूट करना पड़े तो मैं कर लूँ, क्योंकि मैंने तो पहले ये कहा था। लेकिन कानूनी रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया जाता? ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर किसी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, जैसे पीपल्स पार्टी के फरुतुल्लाह बाबर साहब ने को 3-4 नाम लिए थे। अब वो 3 नाम जो उन्होंने लिए, वो लोग वो हैं जो कि वहाँ पे यही एंटी टेररिज्म ड्यूटियाँ परफॉर्म कर रहे हैं और वो जलसे जुलूसों में हर जगह मौजूद होते हैं। उनके लोग भी खुद भी वो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये उस ग्रुप की, उस सेक्शन की जिम्मेदारी है जो आहिस्ता से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन अगर उनकी कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी मूवमेंट देखी है तो फरुतुल्लाह बाबर साहब को तमाशा खड़ा करने की बजाय और मुल्क में एक मुनाफरत फैलाने की बजाय, शैतानियत करने की बजाय, बड़ा अच्छा था कि एक एप्लीकेशन, एक पिटीशन। नहीं जनरल साहब, ये जो एक दो अल्फाज आपने एक सियासतदान के लिए अदा किए हैं, जो कि लाइव प्रोग्राम है, मैं चाहूंगी कि इन अल्फाज को आप कहें कि वापस लें। ये मुनासिब अल्फाज नहीं है, गैर पार्लिमानी भी हैं और किसी भी सियासतदान की इज्जत और तौकीर के लिए मुनासिब भी नहीं है। नहीं, वो बात यह है कि मैं तो नीयतों की बात करूं कि अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स इसी तरह मुनाफरत फैलाए, आप उससे क्या, उसका क्या हल है?
मुनाफरत फैलाने की बजाय आपके पास एक कानूनी का खदशात का इजहार भी कह सकते हैं, और खासतौर पे बिलावल भुट्टो साहब ने उसके बाद कहा भी, बावजूद इसके कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से पहले भी इन तहफ्फुज़ात को खत्म करने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनके पास सबूत हैं कि किस तरह से इंटरफेरेंस की जा रही है, किस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, और यही चीजें नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं। मैं उससे इनकार नहीं करता, मैं उससे इनकार नहीं करता, अगर उनके पास सबूत है तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा और अच्छा क्या मौका हो सकता है कि वो एक कंप्लेंट अपनी इलेक्शन कमीशन को दें और उनको कहें कि जी आप इंक्वायरी करें। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे और बिल्कुल अगर कोई कर रहा है तो उसको सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से तो सारी जमातें सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त कर चुकी हैं, नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, और पीटीआई ने तो अभी चंद दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि दीगर जमातें जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम लगा रही हैं तो इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। तो मुझे ये बताएं कि हल क्या है, क्योंकि 2 रियासती इदारों पर इल्जाम लग रहे हैं इंटरफेरेंस का, और वो दोनों रियासती इदारे बहुत कोशिश भी कर चुके हैं, बहुत दफा वजाहतें भी दे चुके हैं। उसके बावजूद अगर एक हफ्ता पहले तक ये तहफ्फुज़ात बरकरार हैं तो इनको एड्रेस करने का सोल्यूशन क्या है जनरल साहब? गरीदा, मेरे नुक्ता निगाह में तो, मेरे नुक्ता नजर में तो एक कानूनी रास्ता मौजूद है। अगर शवाहिद, जैसे आपने कहा कि बिलावल कहते हैं कि शवाहिद मौजूद हैं, तो मैं तो कहता हूं कि वो एक सुनहरा मौका है उनको फौरन एक कंप्लेंट बना के, क्योंकि जब हम चेक करते हैं तो लोग कहते हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर इनको भी भुगतना चाहिए ना जो कोई कर रहा है, क्योंकि मुझे फौज का अदारा अजीज है, बहुत अजीज है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपना मुल्क अजीज है, उससे ज्यादा मुझे मुल्क का अमन अजीज है। सो मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई वाकई कर रहा है तो उसका मुहासबा, सजा होनी चाहिए, और उसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को मदद करनी चाहिए, हमारी भी, सिविल सोसाइटी की भी, कि वो शिकायत को बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से बना के ला के तो रखें इलेक्शन कमीशन के सामने। आज इलेक्शन कमीशन खासा पहले की निस्बत ज्यादा एम्पावर्ड है, और वो इन चीजों की तहकीक करके तो बिल्कुल खुले पब्लिक के सामने तहकीक की जाए, लोगों के सामने लाया जाए, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, क्वाइट वैलिड पॉइंट। मेरी गुजारिश होगी गरीदा, मेरी गुजारिश होगी कि बजाय इसके हम बाद में इलेक्शंस को मुतनाज़ा करें, वो बहुत नुकसान होगा इस मुल्क का। उससे बेहतर है कि अगर किसी के पास शवाहिद है तो बिल्कुल ना छोड़े, बख्शे ना किसी को। आज वो मजबूत केस लेके इलेक्शन कमीशन को दे, हम लोग उनके साथ होंगे खुद। वैलिड पॉइंट एंड क्वाइट फेयर पॉइंट कि जिसके पास भी रियासती इदारों की तरफ से मुदाखलत के तहफ्फुज़ात के सबूत हैं तो एक प्रॉपर वो सबूत ले जाके मुतल्लिका इदारों के पास जाएं, इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, ताकि इंतखाबात को मुतनाज़ा करने की हर किस्म की कोशिश हर स्टेक होल्डर की तरफ से उसका सद्देबाब हो सके, उसका कोई रद्द अमल आ सके, क्योंकि फ़ौज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी तहफ्फुज़ात हैं इंतखाबात के हवाले से और उनके किरदार के हवाले से उसको दूर किया जाए। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इंतखाबात में अब सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है, और आज ही मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को जेल में कैद हुए 1 हफ्ता हो गया है। नून लीग के लिए ये 1 हफ्ता कैसा रहा और आइंदा क्या होने जा रहा है, बात करेंगे ब्रेक। शरीफ और मरियम नवाज को जेल में कैद हुए 1 हफ्ता हो गया है। ये 1 हफ्ता नून लीग के लिए कैसा रहा? नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एवनफील्ड रेफरेंस के जुर्म में सजा हुए आज पूरा 1 हफ्ता हो गया। जेल की सलाखों के पीछे पूरा 1 हफ्ता नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैद हैं, और आइंदा की उन्हें 10 साल और 7 साल की बिल तरतीब कैद भुगतना है, बावजूद इसके कि उनकी अपीलें समाअत में अगर मंजूर हो जाती हैं या उनका फैसला आ जाता है तो उस सिलसिले में कुछ और हो सकता है। और अहम बात यह है कि आज से ही बस 1 हफ्ता रह जाएगा इंतखाबात के इनेकाद में। तो ये जो 1 हफ्ता नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जेल के पीछे गुजारा है, आज आला तरीन लीगी क़यादत ने मुलाकात की है दोनों शख्सियात से। तो ये 1 हफ्ता नून लीग के लिए बतौर जमात कैसा रहा, नून लीग की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि अब इंतखाबात के इनेकाद में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया है। नून लीग जीत की सूरत में तो उसकी स्ट्रैटेजी वाज़ेह है, लेकिन अगर एक वाज़ेह जीत नहीं मिलती, वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलती, तो फिर नून लीग इस हवाले से क्या करेगी। मेरे साथ हैं गवर्नर सिंध, नून लीग के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, आज भी की है इन्होंने नवाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज साहिबा से, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब।
जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बहुत सी मसरूफियात में से वक्त दिया। आज जेल में एक हफ्ता हो गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को। इंतखाबात में भी अब सिर्फ एक हफ्ता, एक दिन कम, एक हफ्ता रह गया है। कैसा रहा ये एक हफ्ता नून लीग के लिए बतौर जमात? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नून लीग बतौर जमात में जोश के फुकदान की कमी आ रही है और रहनुमा जो हैं अभी तक कोई बहुत बड़ा इनकलाब लाने से कासिर हैं, सिवाय इसके कि इंतखाबात का इंतजार कर रहे हों। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। पहले तो ये है कि जाहिर है ये सज़ा सुनाई गई थी तकरीबन 2 हफ्ते पहले 6 जुलाई को जी। और उस वक्त मरियम और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में थे जी। और उन्होंने वो लंदन में थे मियां नवाज शरीफ की अहलिया की जो हालत है उस वजह से थे कि शी इज ऑन द वेंटिलेटर। एंड जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में छोड़ के आना मुश्किल होता है जी। तो बावजूद उस सिचुएशन के उन्होंने फिर अनाउंस किया कि वो 13 जुलाई को वापस आएंगे और वापस इसलिए आएंगे कि अपने आप को जो सजा कोर्ट ने अनाउंस की है उसको उस पर अमल दरामद करवाने के लिए आएंगे। सो डिफिकल्ट पीरियड इमोशनली, जाहिर सी बात है पूरे नून लीग की लीडरशिप, उसके वर्कर्स, सपोर्टर्स, सबके लिए ये एक बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड रहा है और अब भी है। लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है हमारा हदफ 25 जुलाई को हम इग्नोर नहीं कर सकते थे कि 25 जुलाई को इलेक्शन है और हमारे लिए ये एक तरह से रेफरेंडम भी होगा इस हवाले से कि लोगों को मियां नवाज शरीफ पर और मरियम नवाज पर उनकी जो भी डिटर्मिनेशन है, जो भी उनका कॉज है, उस पर कितना बिलीफ है। अब जुबैर साहब यहीं पे आपको इंटरप्ट करूंगी एक सवाल के लिए और माजरत इंटरप्शन की। आपने कहा कि सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त इंतखाबात है, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन बतौर सियासी जमात जिस तरह के हालात का आपको सामना है तो आपके तो डिफरेंट साइमल्टेनियस प्लान्स होने चाहिए। लेकिन हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है कि नून लीग की बका का वाहिद इन्हिसार या तो इंतखाबात हैं या वोटर्स हैं और इंतखाबी मुहिम की भी तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ शहबाज शरीफ पे आयद कर दी गई है। वही जोश खिताबत दिखाते हैं। बाकी नून लीग के लीडर्स हमें कंपैरेटिवली या तो खामोश नजर आते हैं या मंजर आम से गायब नजर आते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल सही तासुर नहीं है। एक तो ये है कि मियां शहबाज शरीफ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है क्योंकि जो 2 मेजर अट्रैक्टिव लीडर्स थे जो क्राउड को पुल करते हैं और जो जिनकी अपील है सबसे ज्यादा तो मियां नवाज शरीफ हैं, तो वो अगर जेल के पीछे होंगे और मरियम नवाज आपने देखा पिछले 6-8 महीने में वो पूरे पाकिस्तान में गई और किस तरह से लोग उनकी तरफ आए और सुनने के लिए आए और किस तरह से उनकी अपील थी। तो वो जो 6 जुलाई का जो नतीजा था, जो डिसीजन अनाउंस किया था, वो तो हम समझते ही हैं कि इसलिए तो हमें एतराज था कि वो पॉलिटिकल मोटिव के साथ था। पहले उसको डिले करते चले गए और डिले इसलिए कर रहे थे कि अगर 2 महीने पहले अनाउंस करते तो शायद PMLN ज़्यादा आसान तरीके से एडजस्ट कर सकता था। लेकिन 6 जुलाई को अनाउंस करना 25 जुलाई से चंद दिन पहले, जाहिर सी बात है वो हमारे जो सारे प्लान थे उसको बैकफुट पर डालना था। तो हमारे लिए हालात तो बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी इलेक्शन में इतने मुश्किल हालात का सामना। लेकिन जुबैर साहब आपने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। मैंने कहा कि आपके साइमल्टेनियसली कोई प्लान नजर नहीं आते। मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा कि पहले गुज़श्ता 2 साल कम से कम पनामा का केस चल रहा था तो हमें विफाकी वुज़रा तमाम अदालतों के चक्कर काटते नजर आते थे। तब हुकूमत ना चलती थी कि जी हमारा सारा जो वक्त है वो अदालतों में गुजर जाता है। अब जो आपके मरकजी रहनुमा हैं उनका सारा वक्त अदालतों के चक्कर, जेलों के चक्कर काटने में लग जाता है कि जी अब आपकी लीडरशिप जेल में कैद है तो अब जमात नहीं चल पा रही। तो ये बताएं कि इंतखाबात के बाद की हिकमत अमली क्या है? जीत की सूरत में तो वाज़ेह होगी, लेकिन जीत ना पाए तो आपका प्लान बी क्या है, क्या करेंगे? अच्छा, एक तो ये है कि जो जाहिर है जो ऐसा तो कोई स्पेसिफिक सर्वे नहीं आया पिछले 4-5 दिन के जो इंडिकेट करे कि क्या हुआ पिछले 1 हफ्ते में जब से वो जेल हुआ है। लेकिन जिस तरह इफ्तिखार अहमद हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि नून लीग का ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है और जोश और जज्बा भी ऊपर जा रहा है। और तमाम लीडर्स जो हैं, जो अदर देन शहबाज शरीफ, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी हैं या सादिक हैं, दूसरे लोग हैं, वो अपने अपने इलाकों में जाहिर सी बात है आप लोगों ने सिर्फ जीत की स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, प्लान बी आपके पास इंतखाबात के बाद का फिलहाल कोई नहीं है।
एक तो पहले तो स्ट्रेटजी आपने अगर जीतना होता है तो आप जीत ही की बनाते हैं। अब प्लान बी जो आप कह रही हैं कि प्लान बी के अगर हम नंबर 1 पार्टी ना होंगे तो हमारा क्या, क्योंकि जिस किस्म के हालात का सामना आपने खुद एडमिट किया कि जिस किस्म के मुश्किल हालात का सामना है, तो मैं उसी सूरत हाल में आपसे सवाल कर रही हूँ। जी बहुत देखे ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बावजूद उन तमाम मुश्किलात के, स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मियां साहब, फिर जो बलोचिस्तान में हुआ, जिस तरह से फिर लॉयल्टी चेंज की गई पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह से लोगों को उठाया गया, जिस तरह से नैब के केस इनिशिएट, आज भी नैब के केसेस इनिशिएट हो रहे हैं, लोगों को नैब के लिए हाजिरी देने के लिए बुलाया जा रहा है। दानियल अजीज की मैं एक सिर्फ एग्जांपल दूंगा, मई 2 को रिजर्व हुआ था जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का और जून 28 को अनाउंस किया। भाई अगर आपने अनाउंस ही करना था तो मई की 10 तारीख को अनाउंस कर देते ताकि उनका मुतबादिल अच्छी तरह प्रिपेयर होता। बहरहाल इन तमाम मुश्किलात के बावजूद वी स्टिल कंसिडर कि वी आर द नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी और 25 जुलाई का रिजल्ट भी शो करेगा। अब आपने क्वेश्चन किया कि अगर नहीं हम होते तो कोई और अगर होता है, अगर तो वो सही तरीके से होता है, अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई गड़बड़ नहीं होती है, अगर इलेक्शन के दिन कोई रिगिंग नहीं होती है, तो मेरा ख्याल है हमारा बड़ा सिंपल सा होगा कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे और ऑपोजिशन में बैठ के ऑपोजिशन को पाकिस्तान की खिदमत करने का मतलब सिर्फ ये तो नहीं होता कि आप हुकूमत करें तो पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका प्लान कुछ और है और जो आपकी सेंट्रल लीडरशिप है शहबाज शरीफ साहब, उनका प्लान कुछ और है। चंद दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर धांधली हुई तो हम इसके नताइज तस्लीम नहीं करेंगे और हम सड़कों पर एहतजाज भी करेंगे। आपने कहा कि हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। नहीं, मैंने ये कहा कि अगर रिगिंग ना हुई, अगर सही वोट के थ्रू किसी और पार्टी को मुंतखब करते हैं तो हमें वो उसकी वोट की अहमियत, हम तो खुद कहते हैं वोट को इज्जत दो। अगर किसी को सही तरीके से वोट मिला है तो हमें ऑनर भी करना चाहिए। और ये अगर जो आप लगा रहे हैं ये बहुत बड़ा अगर है, ये बहुत बड़ा अगर है, बहुत बड़ा अगर इसलिए है, उसकी वजह ये है कि एक पैटर्न है, एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं और उसको आप वो अगर ना हुए होते तो आज मुझे आप ये हक बजाना ही होती पूछने में कि आप ये क्यों कंसर्न रेज कर रहे हैं। मैं इसलिए रेज कर रहा हूँ कि हमारी हर चीज मुश्किल हुई है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल है, उनके खिलाफ 4 नैब के केसेस खुल गए। अब 4 नैब के केसेस खुलने का मतलब ये होता है कि वो हाजिरी देने से पहले तैयारी भी तो करनी पड़ती है, तो वो बजाय कि अपने इलेक्शन की तैयारी करे वो नैब के केसेस को जवाब दे रहा है और फिर लॉयल्टी चेंज करना, फिर टिकट वापस करने के लिए फिर लोगों को उठाना। हाँ। नहीं, लेकिन जुबैर साहब, अगर आप इंतखाबात में जाने की आईनी जिम्मेदारी और सियासी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं तो अगर आपके खिलाफ नैब केसेस खोलती है तो वो कानूनी जिम्मेदारी भी पूरी करें। वो फिर ये कहने का तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं एक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं दूसरी में उलझा हुआ हूं। इट हैज टू बी फेयरनेस अक्रॉस द बोर्ड। जब चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आसिफ जरदारी के खिलाफ केसेस जो हैं वो इलेक्शन के बाद डील होंगे, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं हो सकते भाई? हमारे लिए क्यों नहीं हो सकते? पहले मियां नवाज शरीफ पर रोज पेशी होती थी, अब उन्होंने 12 दिन बाद कर दिए ताकि इलेक्शन से पहले उनकी वो हाजिरी ना हो और वो वीडियो क्लिप्स पूरे पाकिस्तान में ना जाएं और उससे वो वेव ऑफ सिंपैथी ना क्रिएट हो। तो ये हम ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब। मेरे पास इस सेगमेंट का टाइम क्लॉक, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में साबिका हुकूमत के एक बहुत अहम मंसूबे पेशावर बस रैपिड ट्रांसपोर्ट मंसूबे के बारे में। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाकी हुकूमत बनाने का दावा करती है इंतखाबात के बाद, ऐसे वक्त में उसकी सूबाई हुकूमत, गुज़श्ता सूबाई हुकूमत, उसको लेकर साबिका हुकूमती तजुर्बात की साख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शदीद मुतासिर हो रही है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इंतहाई सेलिब्रेटेड, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई फ़ख्र किया करती थी, इस मंसूबे पर पेशावर बस रैपिड ट्रांसपोर्ट मंसूबा, जिस पे पहले नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया, उसके बाद ये मामला अदालत तक गया। आज पेशावर हाई कोर्ट ने एक बार फिर इस मंसूबे
मंसूबे की नैब को तहकीकात का हुक्म दे दिया है और 5 सितंबर को रिपोर्ट तलब कर ली है। और कुछ सवालात नैब ने उठाए हैं, जिसमें सबसे पहले ये कि लागत इस मंसूबे की 49 अरब से 67 अरब से जायद कैसे हो गई। ये मंसूबा जून में मुकम्मल होना था, 2018 में अभी तक मुकम्मल क्यों ना हुआ। इसका ठेका एक ब्लैक लिस्ट फर्म को किस तरह से दे दिया गया। इस तरह के बहुत से और सवालात हैं जो कि इंतखाबात से सिर्फ एक हफ्ता पहले अदालत ने नैब को तहकीकात के लिए दिए हैं। इस मामले की मजीद खोज लगाने के लिए हम बात करेंगे पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ फरजाना अली साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। और ये BRT मंसूबा, ये तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बहुत सेलिब्रेटेड, बड़ा इस पर फख्र किया करते थे, बड़ा उनका ये गुरूर हुआ करता था मंसूबा। इंतखाबात से सिर्फ एक हफ्ता पहले क्या ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की साबिका हुकूमती तजुर्बे की साख को मुतासर नहीं करेगा? इस तरह से अदालत ने हुक्म दिया है नैब को तहकीकात के लिए। देखिए, जैसे कि पहले से ही आपने कह दिया कि पहला ख़त जो है वो 4 जनवरी 2018 को ही लिखा गया था और उसमें कहा गया था कि ये सारी चीज़ें जो है वो डिले का शिकार भी हैं और जो तखमीना था वो बहुत फ़र्क हो गया है अब तक के अखराजात से। तो तक आपने बात की कि ये तो बहुत ही अच्छा मंसूबा था, बड़ा मंसूबा था। तो मेन चीज़ यही है कि बिल्कुल आखिरी 2 सालों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये याद आया कि पहले जो वो निज़ाम बदलने की बात करते थे, हस्पताल को अच्छा करने की, स्कूल को अच्छा करने की, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो एक वोटर है उसको और ख़ुसूसन पाकिस्तान का जो वोटर है उसे ज़मीन के ऊपर कोई मजबूत और खड़ी हुई चीज़ चाहिए, सॉलिड चीज़ चाहिए जो कि बता सके कि हाँ हमने ये चीज़ किया है। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने BRT का मंसूबा बहुत जल्दी में शुरू किया। मुझे खुद याद है कि आपने अभी जो फिगर बताए हैं, हमें जब पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से और मुख्तलिफ, पहले ये महकमा ट्रांसपोर्ट के पास था, सबकी मुश्तरका जब हमें ब्रीफिंग दी गई तो उसमें भी PC1 का जो फिगर था वो अब आके बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फरजाना क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो इंतखाबी इश्तिहारात हैं तमाम चैनल्स पे चलते हुए हम देख भी रहे हैं, अखबारात में छपते हुए हम देख रहे हैं, वहाँ पे हुकूमत की, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसी बुनियाद पे अवाम से वोट मांगे जा रहे हैं। तो जो पेशावर हाई कोर्ट का आज का फैसला है ये कितना मुतासिर करेगा खैबर पख्तूनख्वा के लिए और पूरे मुल्क के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कैंपेन को और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हुकूमत तजुर्बे की साख को? देखिए, मैं जैसे आपको बता रही थी कि पहले जो वो हमें एक फिगर दिया गया था वो 49 था, फिर उसके बाद बढ़ के वो 56 हुआ, फिर इसमें लिखा हुआ है कि 67.9, लेकिन जो फाइनेंस सेक्रेटरी शकील कादिर ने कुछ ही दिनों पहले इंकशाफ किया था उसने कहा था 68.7 बिलियन। तो अब जो आपका सवाल है कि वो कितना साख को मुतासिर करेगा, तो देखें जो इश्तिहारात में खैबर पख्तूनख्वा के जो रोड्स और ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, माजरत के साथ अभी वो सारा कुछ खुदा हुआ है तो उसकी शक्ल वैसी नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद चूँकि कैंपेन चलती है TV पर, ये इश्तिहारात के ज़रिए, आजकल ज़ाहिर है सोशल मीडिया बहुत इन है, अगर असर पड़ेगा तो वो पेशावर के वोटर पर पड़ेगा और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हद तक वोटर का, जो एक मैच्योर वोटर है वो थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा की पिछली हुकूमत से बदज़न नज़र आता है इन्हीं तकालीफ की वजह से और इन्हीं मंसूबों की वजह से जो है रिजल्ट में शुरू तो किए गए लेकिन उनको अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका, जिसकी वजह से पेशावर के ताजरों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और आज भी पूरा पेशावर खुदा पड़ा है। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि तहरीक इंसाफ का एक बहुत जो आप कहें कि पॉजिटिव पॉइंट उनकी हद तक कहें या ओवरऑल कि उनका सोशल मीडिया पर बहुत होल्ड है। मैं खुद अभी कुछ अर्सा पहले बनू, डेरा इस्माइल खान, मुख्तलिफ शहरों में गई हूँ, उनके जहन में, वोटर के जहन में सिर्फ एक चीज़ है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने निज़ाम की तब्दीली की बात की है। अगर BRT अच्छा नहीं हुआ या कोई कमियां रह गई हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह थी कि वोटर के जहन में ये बैठा हुआ है, जो उन्होंने इजहार भी किया कि क्योंकि खान साहब के पास जो मरकजी हुकूमत है वो नहीं थी, वो निज़ाम नहीं बदल सके, वो चीज़ों को इस पर आने वाले प्रोग्राम्स में भी डिबेट करते रहेंगे। फरजाना अली साहिबा बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे करेंगे कि तख्ते लाहौर
किसका होगा सिर्फ एक हफ्ते के बाद।